आज हम पैरेलल आरएलसी सर्किट के बारे में चर्चा करेंगे। पैरेलल आरएलसी सर्किट यानी जब प्रतिरोध, इंडक्टर यानी प्रेरकत्व और कैपेसिटर यानी संधारित्र, ये तीनों जब पैरेलल में लगते हैं, पैरेलल यानी समांतर क्रम में, तो सर्किट का बिहेवियर कैसा होगा, उसके पैरामीटर्स कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, इसके बारे में डिस्कस हमें इस बार करना है। इसके पहले जो हमने पढ़ा था वो सीरीज सर्किट के बारे में था, यानी जब हमारे जितने भी एलिमेंट्स हैं आर, एल और सी, रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर्स, ये जब श्रेणी क्रम में लगे हैं, सीरीज में लगे हैं, तब सर्किट कैसा था और कैसा वो रिएक्ट करता था, ये पैरामीटर्स एसी पर किस तरह से रिएक्ट कर रहे थे, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। और उसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी किए थे, कुछ मैंने असाइनमेंट्स भी दिए थे। तो इस सर्किट में हम जब ये सब एलिमेंट्स पैरेलल में लगे हैं, समांतर क्रम में लगे हैं, उनको डिस्कस करेंगे। सीरीज सर्किट में क्या होता है कि एक एलिमेंट जैसे ही आपने लगाया, उसका जो सेकेंड टर्मिनल है, आउटर टर्मिनल, वो दूसरे एलिमेंट के, यानी जैसे रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस का जो आउटर टर्मिनल है, सेकंड टर्मिनल है, वो इंडक्टर के पहले वाले टर्मिनल से कनेक्ट होता है। और वैसे ही इंडक्टर का जो सेकंड टर्मिनल है वो कैपेसिटर के पहले वाले टर्मिनल से कनेक्ट होता है। ये सीरीज कनेक्शन में ऐसा होता है, यानी कैस्केडेड स्ट्रक्चर हम उसको कह सकते हैं। लेकिन पैरेलल में ऐसा होता है कि सारे टर्मिनल्स, सारे इंडक्टर्स का जो पहला टर्मिनल है, सारे एलिमेंट्स का जो पहला टर्मिनल है, इंडक्टर है, कैपेसिटर है, रेजिस्टेंस है, उनका जो फर्स्ट टर्मिनल है वो एक साथ हम उनको ज्वाइंट करते हैं या उनको शॉर्टेड करते हैं और सेकंड टर्मिनल्स को शॉर्टेड करते हैं। और ये जो पूरा कॉम्बिनेशन है वो किसी ऐसी सोर्स के साथ लगाते हैं। तो इसको हमें अब इस लेक्चर में हम लोग जो चीज़ें पढ़ेंगे उसका थोड़ा सा डिटेल आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। इसमें हम स्कीमेटिक ऑफ पैरेलल आरएलसी सर्किट, किसी आरएलसी सर्किट का डायग्राम कैसा बनेगा, पहले तो ये हमें देखना होगा ऑब्वियसली, और फिर फेजर डायग्राम उसका कैसे बनाएंगे, किस तरह से बनाएंगे, और फिर उसके रिएक्टेंस, इम्पीडेंस, करंट और पावर फैक्टर के फार्मूले, जो हमने सीरीज में भी जो हमारा पैटर्न था वो कुछ इसी तरह से था। सीरीज सर्किट को भी जब हमने पढ़ा था तो हमने ये सब चीज़ें स्टडी की थी। लेकिन अब हमें ये देखना थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा कि सीरीज और जो पैरेलल सर्किट्स हैं उसमें क्या डिफरेंस होता है। तो ये जो डायग्राम है, ये एक इंडक्टर और रेजिस्टेंस, ये दोनों जब पैरेलल में लगे हैं तो इस तरह से ये सर्किट डायग्राम हम ड्रॉ करेंगे। तो इसमें आप देखिए, जब हमने सीरीज की बात की थी तो सीरीज कनेक्शन कुछ ऐसा था, ये हमारा रेजिस्टेंस है और ये इंडक्टर है, ठीक है, इस तरह से सीरीज था। तो रेजिस्टेंस सीरीज इंडक्टर के साथ श्रेणी में है, श्रेणी क्रम को हम समझ सकते हैं ज़्यादा आसान तरीके से। लेकिन यहाँ पर आप देखें कि जो रेजिस्टेंस है उसका ये जो ए टर्मिनल है वो इंडक्टर के ए टर्मिनल से कनेक्टेड है, ठीक है। यानी हम इनकी बात करें कि इसको हमने ए और बी नाम दिए हैं, ठीक है। तो जो रेजिस्टेंस का है, जो प्रतिरोध का ए टर्मिनल है, वही इंडक्टर के ए टर्मिनल से कनेक्टेड है और इसमें बी टर्मिनल से कनेक्टेड। जबकि सीरीज में यदि आप देखें तो सीरीज में थोड़ा सा डिफरेंस ये था कि यदि रेजिस्टेंस का ए टर्मिनल है और ये, जैसे इसको थोड़ा सा और अलग से बनाते हैं, ये एक रेजिस्टेंस है और ये इंडक्टेंस है, तो फिर से बनाए ए और बी, ठीक है, और ये ए टर्मिनल और ये बी टर्मिनल। तो ए को हमें, इसका जो बी टर्मिनल है वो ए से कनेक्टेड होगा, ठीक है।
यानी ये सीरीज कनेक्शन होगा, ठीक। तो ये इस तरह से ये सीरीज कनेक्शन होगा, यानी बी टर्मिनल जो है रेजिस्टेंस का वो इंडक्टर के ए टर्मिनल से कनेक्ट होगा। लेकिन पैरेलल में क्या होता है कि दोनों के ए टर्मिनल्स आपस में शॉर्टेड होंगे, वो एक साथ कनेक्टेड होंगे। और जैसे हम हिंदी में जब पढ़ते भी हैं समांतर क्रम या समांतर रेखाएं हमने पढ़ी होगी, पैरेलल लाइंस पढ़ी होंगी, तो यहाँ पर भी आप उसको रिसेंबल कर सकते हैं कि जो एलिमेंट्स हैं वो एक दूसरे के साथ समांतर में दिख रहे हैं, वो एक दूसरे के साथ पैरेलल में दिख रहे हैं। स्कीमेटिक डायग्राम में भी हम देख पा रहे हैं। अब ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये हमारा कनेक्टेड है किससे? इस एसी सोर्स के साथ, ठीक है। एक चूंकि हम एसी एनालिसिस के बारे में बात कर रहे हैं तो एसी सोर्स के साथ कनेक्टेड है। अब जो मेन डिफरेंस है वो क्या होता है जब हम सीरीज सर्किट पढ़ते हैं और पैरेलल सर्किट्स पढ़ते हैं? उन दोनों में मेन डिफरेंस ये होगा कि जब हम सीरीज सर्किट की बात करते थे तो वहाँ हर एक एलिमेंट में वोल्टेज की वैल्यू अलग अलग थी और करंट जो है वो सेम था। लेकिन अब यहाँ पर देखें आप कि जैसे ही ये करंट यहाँ से चला, सोर्स से करंट चला, तो जब इस टर्मिनल पे आया, ठीक है, तो यहाँ से वो करंट डिवाइड होगा, एक इधर और एक इधर, ठीक है, जिसको हमने IR नाम दिया और इसको IL दिया। यानी जो मेन करंट है, जो टोटल करंट है जो सोर्स से चल रहा है, वो अब यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, एक एलिमेंट IR और दूसरा एलिमेंट IL के रूप में, ठीक है। यानी करंट विल बी डिवाइडेड इनटू IR एंड IL। यानी इसको ऐसा लिख लें कि I इज इक्वल टू, टोटल I इज इक्वल टू IR प्लस IL। KCL भी यही कहता है। तो थोड़ा सा आप रिमाइंड करें कि जब हम सीरीज सर्किट्स की बात कर रहे थे, श्रेणी क्रम के सर्किट्स की बात कर रहे थे, तो वहाँ पर वोल्टेज जो है वो डिवाइड हो रहा था। वोल्टेज ड्रॉप हर एक एलिमेंट में अलग अलग था और करंट जो है वो सभी उसमें सेम था। लेकिन यहाँ पर अब क्या है कि करंट डिवाइड हो रहा है, लेकिन वोल्टेज की जो वैल्यू है वो क्या होगी? जो वोल्टेज की वैल्यू है दैट विल बी सेम। जो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज है वही इस इंडक्टर के अक्रॉस होगा और उसकी वैल्यू क्या होगी? V होगी। जो अप्लाइड वोल्टेज है वही हमारा, यानी इस पर्टिकुलर केस में तो हमें अभी यही दिख रहा है, ठीक है, कि जो रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज है और इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है ये दोनों सेम है और अप्लाइड वोल्टेज के बराबर हैं। इसलिए यहाँ पर वोल्टेज डिवीजन तो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो जब हम इसका फेजर डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं तो आप थोड़ा सा पहले इसको देख लें कि इसको थोड़ा सा याद कर लें कि जब हम सीरीज सर्किट की बात करते हैं तो करंट सेम होता है और पैरेलल सर्किट की बात करते हैं तो वोल्टेज सेम होता है थ्रू आउट द सर्किट। तो हमें फेजर डायग्राम बनाने में आसानी होगी। अब देखें कि ये वोल्टेज हमने बनाया है, ये जो ऑरेंज कलर की जो लाइन है ये हमारा वोल्टेज रिफरेंस हो गया, क्योंकि सीरीज में हमने करंट का रिफरेंस लिया था क्योंकि करंट सेम था। यहाँ पर वोल्टेज का रिफरेंस लेंगे क्योंकि वोल्टेज सेम है। अब आपने वोल्टेज तो ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब जो चेंज हो रहा है वो क्या है? करंट है। तो आपके पास अलग अलग वैल्यूज है करंट की, एक टोटल करंट भी है, एक IR भी है, एक IL भी है, ठीक है। तो अब IR कहाँ ड्रॉ होगा? IR जो है वो V के साथ ड्रॉ होगा, V के साथ, क्योंकि हमने पढ़ा है कि रेजिस्टेंस जो है वो रेजिस्टेंस के केस में वोल्टेज और करंट इन फेज क्वांटिटीज होती हैं, यानी दोनों सेम फेज में होते हैं। उनके परिमाण यानी मैग्नीट्यूड अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जो फेज है, फेज डिफरेंस 0 होता है। इसलिए हम जो IR है वो V के साथ फेज में बनाएंगे, यानी उसकी लाइन में ही बनाएंगे।
ठीक है। तो ये हमने आई आर जो ब्लैक लाइन से दिख रहा है, ये आई आर हमने इसके साथ बना दिया इन फेज, ठीक है, ये जो दिख रहा है, ठीक है, ये इसको ओवरलैप करेगा वोल्टेज को, लेकिन यहाँ पर केवल एक्सप्लेनेशन के लिए हमने इसको थोड़ा सा नीचे बनाया है। और फिर बात करते हैं इंडक्टर की। तो इंडक्टर में हम जानते हैं कि एक इंडक्टर में जो करंट है और जो अप्लाइड वोल्टेज है या वोल्टेज ड्रॉप है उसके अक्रॉस, वो 90 डिग्री अपार्ट होते हैं, यानी करंट जो है वो 90 डिग्री लैग करता है वोल्टेज से। तो हमने ये जो करंट है ये 90 डिग्री लैग करते हुए बनाया है। ये जो करंट है इसको मैं फिर से ड्रॉ करके बताता हूँ आपको कैसे हमने इसको किया है। थोड़ा सा इसे ड्रॉ करके देख लेते हैं। तो जैसे हम बात करें, पहले एक हमने वोल्टेज बनाया V, ठीक है, इसके साथ में करंट बनाया, कौन सा, जो रेजिस्टेंस में से फ्लो हो रहा है। तो इसको हमने ओवरलैप करते हुए करंट बनाया, क्योंकि ये तो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है कि रेजिस्टेंस में और वोल्टेज और जो करंट है वो दोनों सेम फेज में होते हैं, तो एक ही फेज में बना दिया। अब बात करते हैं इंडक्टर की। तो इंडक्टर में क्या होता है, जब इंडक्टर करंट की बात करेंगे तो वो 90 डिग्री लैग करेगा, तो आई एल जो है वो 90 डिग्री पीछे होगा। क्लॉकवाइज जब जाते हैं तो हम उसको पीछे, यानी लैग करती है वो क्वांटिटी जब हम, तो ये माइनस आई एल, ये 90 डिग्री लैगिंग है, ठीक है। अब जो टोटल करंट है दैट इज आई इज इक्वल टू आई आर प्लस आई एल। तो इन दोनों का जो फेजर सम है दैट विल बी आर रिजल्टेंट करंट, ठीक है। तो ये हमारा रिजल्टेंट करंट हो गया। आई रिजल्टेंट करंट है ना, जो हमारा मेन करंट है, जो हमारा टोटल करंट था, जो बाद में डिवाइड हो गया था आई आर और आई एल में, वही हमारा ये इस डायग्राम में जो है, आप नीचे जो है इसमें ग्रीन लाइन से जो हमने दिखाया है, जैसे हम सीरीज में जो काम हम फेज वोल्टेज के लिए करते थे वही काम हम यहाँ पर करंट के लिए कर रहे हैं, बस इतना सा डिफरेंस है, ठीक है। तो ये हमारा टोटल आई होगा। तो इस तरह से हम एक फेजर डायग्राम बना सकते हैं एक पैरेलल आरएल सर्किट। अब इसको और थोड़ा सा एनालाइज करें, इसका मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन करते हैं, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू आई आर प्लस आई एल, ये चूंकि फेजर सम है इसलिए हम इसमें जो है एंगल भी आता है। तो आई इज इक्वल टू आई आर प्लस आई एल, ठीक है। लेकिन चूंकि जो करंट है वो नेगेटिव है, ठीक है, हमने देखा था। तो आई इज इक्वल टू, अच्छा आई आर की वैल्यू क्या होगी, वी बाई आर, क्योंकि जो रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज होगा क्या होगा, वी इज इक्वल टू आई इंटू आर से। तो जो करंट है रेजिस्टेंस में से फ्लो होने वाला उसको हमने आई आर नाम दिया है, तो आई आर इज इक्वल टू हो जाएगा वी बाई आर। तो ये लिख दिया हमने वी बाई आर प्लस वी बाई एक्सएल। वोल्टेज जो है वो सेम है इसलिए यहाँ पर भी वी और यहाँ पर भी वी, ठीक है। और तो आई एल इज इक्वल टू वी बाई एक्स एल, और एक्स एल की वैल्यू होती है जे ओमेगा एल, इसलिए हमने इसको यहाँ पर डायरेक्टली वी बाई जे ओमेगा एल लिख दिया है, ठीक है। अब ये देखें, जो करंट है यदि हमने वोल्टेज को कॉमन लेके इधर नीचे लेकर आएंगे तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आई बाई वी इज इक्वल टू 1 बाय आर माइनस 1 बाय जे ओमेगा एल। लेकिन यदि वी बाई आई आता तो जो है वो हम उसको कह सकते हैं कि एक रेजिस्टेंस है, लेकिन यहाँ पर जो हमारी टर्म्स आई हैं वो कैसी आई हैं,
आई बाई वी इज इक्वल टू 1/r माइनस 1/j ओमेगा एल। ठीक है, तो ये जो थोड़ा सा एक नई टर्मिनोलॉजी इंट्रोड्यूस होगी इस केस में, पैरेलल के केस में, कि हमने आई बाई वी को लिखा है y, 1/r को लिखा g और माइनस 1/j ओमेगा एल को लिखा b। अब गौर करने वाली बात यह है कि जब हम z की बात करते थे यानी इम्पीडेंस की बात करते थे, तो इम्पीडेंस क्या होता है, z इज इक्वल टू v बाई आई, है ना। जब रेजिस्टेंस, केवल रेजिस्टेंस हो तो r हो जाएगा, r इज इक्वल टू v बाई आई हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जब हम इंडक्टर कैपेसिटर्स भी लगे होते हैं तो उसको जो टोटल रेजिस्टेंस है उसको हम जो रिएक्टेंस है टोटल उसको हम इम्पीडेंस कहते हैं। ठीक है, जो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस, तो उसको हम इंडक्टेंस कहते हैं। लेकिन यहाँ पर आया है आई बाई वी, यानी ये है 1/z, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/z, y इज इक्वल टू 1/z। यानी अब आप थोड़ा अच्छा 1/r को g नाम दिया है, तो जो r है, xl है, z है, ये सब क्या है, ये सब जो हैं वो किसी करंट को फ्लो होने के लिए बाधा उत्पन्न करने वाले या जो ऑब्स्टेकल्स हैं ये सब। ठीक है, तो जब ये यदि ऑब्स्टेकल्स हैं यानी ये करंट के पाथ में रुकावट डालते हैं। ठीक है, तो जब हम 1/z की बात कर रहे हैं यानी इनवर्स ऑफ इम्पीडेंस। ठीक है, तो इम्पीडेंस यानी प्रतिबाधा, जो बाधा उत्पन्न करता है। तो इसका यदि उल्टे की बात करेंगे तो y एक ऐसा फैक्टर होगा जो करंट को फ्लो होने में मदद करता है। ठीक है, क्लियर है, यानी z यदि रुकावट डालता है तो 1/z क्या होगा, उसका इन्वर्स जो है वो उसके पाथ में रुकावट न डालते हुए उसको मदद करेगा। ठीक है, ये बिल्कुल वैसे ही हो गया जैसे हम ग्रेविटी की दिशा में जा रहे हैं या फिर ग्रेविटी के साथ जा रहे हैं, उसके डायरेक्शन में है। तो यानी यदि किसी सर्किट का इम्पीडेंस ज़्यादा है तो करंट कम फ्लो होगा। ठीक है ना, इज इट। और यदि उसका एडमिटेंस ज़्यादा है यानी y की वैल्यू ज़्यादा है तो करंट फ्लो होने में मदद करेगा, यानी करंट जो है वो ज़्यादा फ्लो होगा। ठीक है, y की वैल्यू जितनी ज़्यादा रहेगी करंट उतना ज़्यादा फ्लो होगा। ठीक है, क्योंकि y इज इक्वल टू 1/z। तो जब हम इम्पीडेंस को प्रतिबाधा कह सकते हैं तो y को जो है इंग्लिश में हम कहते हैं एडमिटेंस और हिंदी में कहते हैं प्रवेश्यता। ठीक है, एडमिटेंस, एडमिट करना। ठीक है, यानी उसको करंट को अपने में आने देना। यदि किसी एलिमेंट की प्रवेश्यता ज़्यादा है यानी वो अपने में से करंट को ज़्यादा से ज़्यादा फ्लो करवाने में हेल्प कर सकता है, वो अपने में से अलाउ करेगा करंट को ज़्यादा से ज़्यादा जाने में। ठीक है, तो सिमिलरली यदि y की बात है तो g और b भी वही है। ठीक है, g भी जो है वो ससेप्टेंस है, g जो है वो कंडक्टेंस है और b जो है वो ससेप्टेंस है। ये भी सब पॉजिटिव टर्म्स हैं। जैसे y एक पॉजिटिव टर्म है और जो हमारे g और b हैं, g जो है वो रेजिस्टेंस के लिए 1/r इज इक्वल टू g, तो ये एक कंडक्टेंस उसके नाम में लिखा है। कंडक्टर क्या करता है, कंडक्टर जो है वो किसी, जैसे हम कंडक्टिंग एलिमेंट्स की बात करते हैं, सुचालक की बात करते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो अपने में से करंट को जाने देते हैं। तो कंडक्टर एक उस एलिमेंट का नाम हो गया है। ठीक है, तो उसकी उस करंट को जाने की प्रॉपर्टी क्या हो गई, वो हो गई कंडक्टेंस। जब वो उसमें वो जो गुण है वो क्या हो गया, वो कहलाएगा कंडक्टेंस। तो इसी तरह से 1/j ओमेगा एल ये कहलाएगा ससेप्टेंस। तो एडमिटेंस, कंडक्टेंस और ससेप्टेंस ये तीनों जो है वो पॉजिटिव टर्म्स हैं, ये करंट को हेल्प करेगी। ठीक है, रेजिस्टेंस का जो उल्टा रहेगा वो कंडक्टेंस रहेगा,
इंडक्टिव रिएक्टेंस का जो उल्टा रहेगा, अपोजिट रहेगा, वो ससेप्टेंस रहेगा। और जो हम इम्पीडेंस की बात करते हैं तो इम्पीडेंस का जो अपोजिट है वो है एडमिटेंस, हिंदी में उसे प्रवेश्यता कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इम्पीडेंस और एडमिटेंस का एक कंपैरिजन है। यहाँ पर हमने इसे जो है इम्पीडेंस और एडमिटेंस मीन्स आप इसका थोड़ा सिंबॉलिक भी देख सकते हैं कि इम्पीडेंस ऐसी क्वांटिटी है जो हम कम से कम रखना चाहते हैं, मीन्स ज़्यादा इम्पीडेंस जो है हमें हमारे लिए रिक्वायर्ड नहीं है, जबकि एडमिटेंस जो है वो जितना ज़्यादा होगा किसी सर्किट के लिए उतना अच्छा है। ठीक है, इसको आसान शब्दों में इसी तरह से समझ सकते हैं। ठीक है, तो यही हमने जो अभी पढ़ा, क्या हो गया, Z इज इक्वल टू R प्लस, जब प्लस माइनस जे एक्स, ठीक है, X मीन्स RL होगा तो XL हो जाएगा, जब कैपेसिटिव सर्किट होगा तो XC हो जाएगा, जब RLC तीनों लगे होंगे तो XL माइनस XC हो जाएगा, जैसे हमने सीरीज में पढ़ा था उसी तरह से पैरेलल में भी रहेगा। तो Z इज इक्वल टू R प्लस माइनस, वो जब इंडक्टिव रहता है तो वो प्लस हो जाता है और कैपेसिटिव रहता है तो वो माइनस हो जाता है। इस तरह से हम एक दोनों सभी केसेस के लिए एक जनरलाइज इक्वेशन ये है। ठीक है, तो यहाँ पर Z क्या है, इम्पीडेंस है, R जो है रेजिस्टेंस है, X जो है वो रिएक्टेंस है, कैपेसिटिव होगा, इंडक्टिव होगा, या इन दोनों कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। तो Z इज इक्वल टू V/I होता है, ये हम जानते हैं। जब हम पैरेलल सर्किट्स की बात करते हैं तो यहाँ पर जो टर्म्स आ जाती है वो एडमिटेंस हो जाता है वो। तो 1/Z जो है ये जो हमारी जनरलाइज इक्वेशन है वो कुछ इस तरह से हो जाती है, Y इज इक्वल टू G माइनस प्लस JB। सिम्बॉल्स जो इनके बीच में जो रिलेशन है मैथमेटिकल, वो प्लस माइनस के बजाय माइनस प्लस हो जाता है, क्योंकि हमने प्रीवियस स्लाइड में देख लिया है। तो Y जो है एडमिटेंस कहलाता है। अच्छा, इसकी जो यूनिट है वो है मोह, जैसे इम्पीडेंस, रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस की जो यूनिट है वो ओम्स है, लेकिन यहाँ पर जो एडमिटेंस की जो यूनिट होगी वो मोह होगी, या फिर सीमेंस भी है, उसका जो सिंबल है वो ये है। जब हम इम्पीडेंस की बात करते हैं या रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो ओम इस तरह से हम दिखाते हैं। ठीक है, ये हमारा सिंबल होता है, लेकिन जो मोह है वो जस्ट अपोजिट है, क्योंकि ये टर्म भी जो है वो इम्पीडेंस से अपोजिट है, इसलिए इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये जो फ्लिप्ड है, जो ओम का साइन है उससे फ्लिप है ये, इसलिए। और G जो है वो कंडक्टेंस है, ये हमने पहले भी अभी पढ़ा पिछले स्लाइड में। B जो है वो ससेप्टेंस है। तो Y इज इक्वल टू I/V। Z की वैल्यू जो है V/I है, तो Y की वैल्यू I/V हो जाएगी। ससेप्टेंस अपोजिट टू रेजिस्टेंस, और जो B है वो यहाँ पर X होना चाहिए, तो B इज इक्वल टू 1/X। ठीक है, तो इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि एक कंपैरिजन की जो समरी है। सिमिलरली यदि हम पैरेलल RC सर्किट्स के बारे में बात करते हैं तो भी जैसे यदि हमने RL सर्किट पढ़ लिया है तो RC सर्किट में मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी दिक्कत उसमें आने वाली है हमें। जैसे RL सर्किट पैरेलल में लगे थे वैसे ही यहाँ पर समांतर क्रम में R और C लगे हुए हैं। बस डिफरेंस फेजर डायग्राम में ये आ जाएगा कि यदि हमने ये वोल्टेज बनाया है एक, क्योंकि वोल्टेज जो है वो सेम है, ठीक है, V, और करंट क्या हो जाएगा, करंट बनाते हैं तो जो रेजिस्टेंस में से फ्लो होने वाला करंट है दैट विल बी IR, और जो कैपेसिटेंस में से फ्लो होने वाला करंट है तो कैपेसिटेंस में करंट क्या करता है, लीड करता है। तो लीड करता है ना, एंटी क्लॉकवाइज जाना है हमें, तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज गए। ये हमने IC बनाया है यहाँ पर, ये इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं।
तो ये हो गया IC, सॉरी थोड़ा सा, ठीक है, तो ये IC हो गया, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट है दैट विल बी आवर टोटल करंट I, ठीक है। तो ये हमने बना रखा है ग्रीन कलर से इसमें भी। तो बस डिफरेंस केवल इंडक्टर और कैपेसिटर RC सर्किट में यही डिफरेंस है कि यहाँ पर जो करंट है वो लीड करेगा और जो हमारा I है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में बनेगा। अगेन वोल्टेज और करंट के बीच का जो फेस एंगल है वो फाई है, तो पावर फैक्टर जो है वो लीडिंग होगा। ये सब बातें जो हमने पहले की थी वही सब रिवाइज होंगी। तो I इज इक्वल टू IR प्लस IC, ठीक है, क्योंकि IC जो है वो पॉजिटिव है। I इज इक्वल टू V बाई R प्लस V बाई XC, ठीक। IC की वैल्यू क्या होगी, IC इज इक्वल टू V बाय XC, क्योंकि वोल्टेज अपॉन इंडक्टेंस हमारा जो ओम्स लॉ है वही अप्लाई हो रहा है यहाँ पर भी। तो I इज इक्वल टू V बाई R प्लस XC होता है 1 अपॉन J ओमेगा C। तो जो हमारा जब XC की वैल्यू को हम 1 बाय J ओमेगा C रखेंगे तो वो ऊपर आ जाएगा, तो V इंटू J ओमेगा C, ठीक है। और फिर से जब हम वोल्टेज को नीचे लेके आएंगे तो I बाय V इज इक्वल टू 1 बाई R प्लस J ओमेगा C, ठीक है। ये इस तरह से हो जाएगा। तो हमने J ओमेगा C को या ओमेगा C को हमने नाम दे दिया B, और 1 बाय R तो G है ही हमारा ऑलरेडी, और ये I बाय V। तो अब हम इस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल देखते हैं, पैरेलल RC सर्किट पर बेस्ड। The impedance of a parallel RC circuit is 10 minus J30 ohm at 1 megahertz. Determine the value of its component, ठीक है। जब RC परिपथ जो समांतर क्रम में लगा है उसके इम्पीडेंस का मान 10 माइनस J30 है, जो कि 1 मेगाहर्ट्ज आवृत्ति पर है। तो इसके सभी कंपोनेंट्स का मान हमें निकालना है, यानी R की वैल्यू निकालना है, C की वैल्यू निकालना है, ठीक है। इंडक्टर की वैल्यू इसलिए नहीं निकालना है क्योंकि वो अवेलेबल ही नहीं है, RC सर्किट है केवल ये। तो इसको बनाते हैं पहले फिर से। तो ये हमारा एक RC सर्किट है। पैरेलल में है इसलिए कैपेसिटर हमने पैरेलल में लगा दिया। अब इसका जो इम्पीडेंस है, यानी इन दोनों का जो क्युमुलेटिव इफेक्ट है R और C का, ये R है, ये कैपेसिटेंस है। तो इसका जो इम्पीडेंस है उसकी वैल्यू इन्होंने दी है 10 माइनस J30, और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दी हुई है 1 मेगा हर्ट्स, मीन्स 10 टू द पावर 6 हर्ट्स, ठीक है। 1 इंटू 10 टू द पावर 6 हर्ट्स, तो 1 मतलब 10 टू द पावर 6 हर्ट्स हो गया वो, ठीक है। अब लेकिन हम ये जानते हैं कि हमारी इक्वेशन क्या थी, V इज इक्वल टू G प्लस JB, ठीक है। तो ये कैपेसिटेंस के लिए हमारी इक्वेशन थी, लेकिन यहाँ क्या दिया हुआ है, इम्पीडेंस। तो Y इज इक्वल टू हो गया 1 बाई R प्लस
जे ओमेगा सी। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन थी। अब यानी एडमिटेंस इज इक्वल टू 1/r प्लस जे ओमेगा सी। तो लेकिन ये तो इम्पीडेंस के रूप में दिया हुआ है, तो हम इसे करें। z की वैल्यू क्या होती है 1/y, या इसको ऐसा लिख लें, y इज इक्वल टू क्या होता है, y इज इक्वल टू 1/z। अच्छा, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि हमें z इज इक्वल टू 10 माइनस J30 दिया है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि जो है एडमिटेंस में 1/r होता है, तो यहाँ पर जो 10 है वो रेजिस्टेंस की वैल्यू है। ये सीरीज में ऐसा होता है कि r प्लस माइनस JX के रूप में हमारा वो जो इक्वेशन है वो रहती है इम्पीडेंस की, लेकिन यहाँ पर दोनों पैरेलल में है, तो फिर पैरेलल का इम्पीडेंस का फॉर्मूला अलग हो जाएगा, इसीलिए हमने इसको एडमिटेंस के रूप में लिया है। ठीक है, तो इतना सिंपल नहीं रहेगा कि ये जो 10 है वही रेजिस्टेंस की वैल्यू हो गई, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो क्या है हमारे पास 1/10 माइनस J30। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्या, इसको सॉल्व करें, 10 प्लस J30 अपॉन 10 माइनस J30 एंड 10 प्लस J30। ठीक है, दिस इज 30। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 10 प्लस J30 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स ये हो जाएगा 100 प्लस 900। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पर जे भी है, तो जे स्क्वायर इज अगेन -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू हो गया हमारा 10/1000 प्लस J 30/1000। ठीक है, थर्टी बाई 1000 हो जाएगा। तो इस तरह से y की वैल्यू हो जाएगी 1/100 प्लस J 3/100। तो अब यहाँ से आप इसकी तुलना कर सकते हैं कि ये हो गया 1/r मीन्स r की वैल्यू आपके पास आ गई 1/100। ठीक है, और b की वैल्यू क्या आ गई, b की वैल्यू है हमारे पास 3/100। ठीक है, लेकिन b क्या होता है, b जो है वो होता है J ओमेगा C। जस्ट मिनट, बी जो है वो J ओमेगा C होगा। तो आप
C की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको J को हम यहाँ से हटा भी सकते हैं क्योंकि J तो जो है ही। ठीक है, तो B इज इक्वल टू ओमेगा C। तो आप लिख सकते हैं कि C इज इक्वल टू B बाई ओमेगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, यानी C इज इक्वल टू 1 बाई B बाई ओमेगा। ये कहाँ गया हमारा B इज इक्वल टू, तो B अपॉन ओमेगा, और B की